अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, मज़े में है। आपका भाई आरएस के एक बार फिर आपके लिए हाज़िर है जापान से। तो आपके क्वेश्चन सॉरी काफ़ी आए हुए थे, तो मुझे टाइम मिलता है अभी आजकल वीकेंड पे ही, तो मैं हाज़िर हो गया हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो मैंने कुछ नोट कर लिए हैं भाई, देसी तरीका अपना, अपनी वही पुरानी डायरी इस पे। तो अभी हम बिस्मिल्लाह करते हैं और देखते हैं जो भी क्वेश्चन। जो मुझे समझ लगा कि शायद में भी ये मोस्ट नेसेसरी होंगे, क्योंकि सबके जवाब नहीं दिए जा सकते। कुछ ऐसे होते हैं सवाल जो कॉमन होते हैं, कि एक ही सवाल काफ़ी भाइयों ने पूछा होता है, तो उसका मेरी कोशिश होती है कि जवाब जल्दी से जल्दी दिया जाए। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर वन है जी, पूछ रहे हैं कि अगर 15 डेज वीज़ा एंड अप्लाई रेफ्यूजी कैन गो फॉर वेकेशन। क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन जो है थोड़े शॉर्ट करके लिखे होते हैं। इन भाइयों का, भाई का मतलब ये है, पूछने का कह रहे हैं कि अगर रिफ्यूजी वीज़ा मैंने अप्लाई किया हो तो क्या मैं ये जा सकता हूँ छुट्टी, सही है, या वेकेशंस के लिए जा सकता हूँ, ये पूछ रहे हैं ये। तो भाई अगर आपने रिफ्यूजी वीज़े की एप्लीकेशन वंस सबमिट इन जापान, ठीक है, तो क्योंकि वो आपका केस चलता है, तो आप उस देर तक जापान से आउट नहीं हो सकते जब तक कि आपका केस ख़त्म ना हो जाए और आपको वीज़ा मिल ना जाए, रिफ्यूजी का जो वीज़ा होता है। तो बाय चांस, बैड लक कह लें, कि वो जो होता है, जो वीज़ा होता है, वो तो बहुत कम लोगों को मिलता है, वो तो लाखों में से किसी एक दो को मिलता है। अदरवाइज़ केस ही चलता है। तो जब तक आपका वो केस चल रहा होता है, जिसको आम लफ्ज़ों में कह देते हैं जी इसने रिफ्यूजी ले लिया है, उस केस को कह देते हैं, ठीक है। तो उस पे आप जापान से आउट नहीं हो सकते, स्पेशली पाकिस्तान तो जा ही नहीं सकते। अगर जाएंगे, क्योंकि वही तो केस किया हुआ होता है यहाँ पे कि मेरी जान को ख़तरा है या कुछ ऐसा वैसा कहते हैं, जो भी जिसका जैसा मैटर हो। तो उसका जवाब ये है कि नो, आप जापान से आउट नहीं हो सकते। आपको जापान में ही रहना है अगर आपने रिफ्यूजी वीज़ा वंस अप्लाई कर दिया है, केस आपका चल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी, ड्राइविंग लाइसेंस कैन बी टेस्टेड। हाँ, ये पूछना चाह रहे थे कि जो मुझे समझ आ रही है कि अगर जापान में पाकिस्तान का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको टेस्टेड करवा के लाना पड़ेगा। टेस्टेड करवाने की ज़रूरत नहीं होती, वो ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास। अगर वो होगा तो यहाँ पे आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू जापानीज़ ड्राइविंग लाइसेंस। तो वो भी एज इट, आप अगर आपके पास इवन पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस है, इवन इंटरनेशनल है, आप जापान में गाड़ी नहीं चला सकते जब तक कि आप जापानीज़ जो लाइसेंस है वो नहीं ले लेते। उसका क्या प्रोसीजर था, मेरी एक वीडियो है, लिहाजा से वो पूरी देख लीजिए जापानीज़ ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से। लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपने जो है ना, वो लाइसेंस पाकिस्तान वाला अगर आपके पास होगा तो आपका लाइसेंस तकरीबन पाकिस्तानी रुपयों में अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपए के भी अंदर अंदर बन जाएगा। अदरवाइज़ अगर नहीं होगा तो आपके 7 से 8 लाख रुपए लगेंगे सिर्फ लाइसेंस बनवाने पे, अगर आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस नहीं हुआ और डायरेक्ट आप जापानी लाइसेंस यहाँ के स्कूल से पढ़ के बनवाएंगे। ठीक हो गया जी। तो अगर आपके पास लाइसेंस होगा भी, ठीक है, पाकिस्तान का, तो आपने यहाँ पे आके क्या करना होता है, आपकी पुलिस जो है वो टेस्ट लेती है, ड्राइविंग टेस्ट होते हैं आपके, आपको वो पास करना होता है। वो बड़ा स्ट्रिक्ट होता है। वो पहली ट्राई में भी पास कुछ लोग कर जाते हैं, अदरवाइज 3-4 ट्राइयाँ लग जाती हैं, और एक ट्राई के बाद जो दूसरी ट्राई आती है वो 3 से 4 महीने बाद का टाइम देते हैं। समझ आए आपको, 1 साल आपका लग जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ टू गेट बिजनेस वीज़ा विद फैमिली। ये भी जो सवाल काफ़ी लंबा था, मैंने शॉर्ट किया हुआ है। ये भाई पूछ रहे हैं कि अगर किसी ने बिजनेस वीज़ा लेके और विद फैमिली बिजनेस वीज़ा, क्या हम ले सकते हैं? एक्चुअली इसका जवाब ये है कि बिजनेस वीज़ा या जो एम्प्लॉई का वीज़ा भी होता है, बिजनेस मैनेजमेंट का वीज़ा भी, उसके लिए भी आप का फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अकेले पर्सन का जो एम्प्लॉय होता है, या जो बीइंग प्रेसिडेंट कंपनी खोल के रहता है, पहले एक ही बंदे का लगता है वीज़ा वो, ठीक है। उसके बाद वंस यू आर हेयर इन जापान, उसके बाद आप फिर अप्लाई कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो तब उनका वीज़ा लगेगा और वो यहाँ आके आपके साथ रह सकेंगे। जब तक आपका वीज़ा होगा उनका भी आपके साथ साथ रिन्यू होता रहेगा। आपके बच्चे यहाँ पढ़ भी सकते हैं एज लॉन्ग एज दे कैन लिव हेयर।
जब तक आपका वो बिजनेस चल रहा है या आपका वो वीज़ा रिन्यू हो रहा है। अगर वंस आपका परमानेंट रेजिडेंसी हो गया तो उसके बाद आपके बच्चों का भी परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई हो जाएगा, उनको भी मिलेगा। सबसे पहले आपको मिलना है, एक बंदे को वीज़ा भी, परमानेंट भी, हर चीज़ आपके पीछे पीछे, फिर आपके बच्चों को, बीवी को, सबको। ठीक है। उसके बाद है जी, SSW वीज़ा कैन अप्लाई PR आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। ये SSW यार, इसका इतना मुझे खास पता नहीं है, लेकिन ये मैंने सुना है इस तरह का कुछ वीज़ा कैटेगरी है। ये मेरे ख्याल में कुछ काम करते हैं फार्म वगैरह में और इधर उधर ना, तो ये 5 साल तक का होता है। इसके बाद भी मेरे ख्याल में ये रिन्यूएबल होता होगा, समझ लीजिएगा। तो इसको जो है ना, आप मिनिमम 10 साल जापान में रहना पड़ता है, जितने भी वर्क कैटेगरी में आते हैं, एक्सेप्ट जो हाईली स्किल्ड वर्क कैटेगरी वीज़ा होते हैं, जैसा कि प्रोफेसर या इंजीनियर्स या डॉक्टर्स। उनके अलावा जो नॉर्मल ब्लू कॉलर जो लेबर क्लास समझ लें, ठीक है, उनकी जितनी भी ये वीज़ाज होते हैं, इनको अगर वो 10 साल तक जापान में रहते हैं, प्रॉपर टैक्सेस पे करते हैं, कोई कानून नहीं तोड़ते, सब ठीक करते हैं, इंश्योरेंसेस पे करते हैं, तो फिर वो 10 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। इवन दो जो जापानीज जो पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं, जो गाड़ियों के काम के लिए बिजनेस मैनेजर वीज़ा लेके एम्प्लॉय का, तो वो भी 10 साल बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। उनका भी 10 साल से पहले परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच सिटी इज़ बेस्ट टू लिव फॉर कार एक्सपोर्ट बिजनेस एंड फॉर लैंग्वेज लैंग्वेज स्टूडेंट्स जो होते हैं। ये भी सवाल लंबा था, उन्होंने लिखा था जी कि मैं जापान आना चाह रहा हूँ और आके गाड़ियों का काम करना चाह रहा हूँ, तो आप मुझे बताएं कि मैं आके किस शहर में रहूँ जिस जगह से गाड़ियों का बिजनेस अच्छा कर सकूँ, और फिर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो भी आए तो किस शहर में आए। तो ये इनके दो सवाल हैं एक्चुअली। तो फर्स्ट पे जाता हूँ पहले कि ये कह रहे हैं गाड़ियों का काम करना है मैंने आते ही, तो वो मैं किस शहर में रहूँ तो वो बेस्ट है। एक्चुअली गाड़ियों के काम करने के लिए तो जो बड़े शहर हैं उनकी सराउंडिंग वाले जो एरियाज़ हैं वो बेहतरीन है। ठीक है। और जो आप स्टूडेंट वीज़ा पे अगर आ रहे हैं ना, तो ज़ाहिर बात है स्टूडेंट वीज़ा पे आपने पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी जो ढूंढनी है, पहले करनी पड़ेगी आपको अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। तो उसके लिए आपको चाहिए आप किसी बड़े शहर की तरफ आएँ, जैसे ओसाका है, टोक्यो, योकोहामा, इन शहरों में आएँ। और छोटे शहरों की तरफ जाएंगे या कंट्री साइड पे, वहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब बहुत कम मिलेंगी। जॉब्स तो मिल जाती हैं जापान पूरे में, लेकिन आपको बीइंग स्टूडेंट जो पार्ट टाइम जॉब होती है वो मुश्किल होती है कंट्री साइड में। क्योंकि मैं जाता रहता हूँ, अगर टोक्यो भी देखते हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फॉरेनर कह लें कि वो पार्ट टाइम्स कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा कंट्री साइड पे निकल रहे हैं, तो फॉरेनर जो है इवन पार्ट टाइम इवन फुल टाइम भी बहुत कम नज़र आते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी, ब्रदर, मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन कर ली है, N3 भी पास कर लिया है, जॉब के लिए कौन सी स्किल सीखें फ्रॉम इंडिया। ये हमारे को भाई हैं जी इंडिया से, ये पूछ रहे हैं कि देखिए उनके बेटे ने माशाल्लाह ग्रेजुएशन किया और उसके बाद N3 लेवल जापानीज़ का भी उसने पास भी कर लिया है, और अब वो कह रहे हैं कि कौन सा स्किल सीखें। बहुत ही पॉजिटिव क्वेश्चन है ये। इसके लिए ये है कि जिस चीज़ की यहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है ना जापान में, आप इंटरनेट पे ही सर्च कर लें कि वो कौन से स्किल्स हैं। वैसे तो हर चीज़ की ही यहाँ पे, हर स्किल की ही डिमांड है, कमी है लोगों की। लेकिन अगर आप उसकी क्वालिफिकेशन सिंपल है और वो N3 करके आ रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए मेरे ख्याल में उनको होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स होता है ना, वो वाला कर लें वो, उसकी भी काफ़ी। और दूसरा नर्सिंग केयर का जो होता है स्किल, ये वाला कर लें। ये एक तो साफ़ सुथरी सी जॉब्स हैं, ठीक है। और इनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेनर, स्पेशली इंडोनेशियंस और वियतनामीज, कंबोडियंस, ये लोग इन फील्ड्स में आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, होटल मैनेजमेंट में और ये नर्सिंग केयरिंग केयरिंग में। उसमें क्या करते हैं ये, जो होटल मैनेजमेंट होता है उसमें जैसे कि रिसेप्शन पे होते हैं और रूम
सर्विसेज में होते हैं, और उसके बाद आपको डिनर पे या लंच पे या जो किचन का एरिया होता है वहाँ पे जो बैरे होते हैं, वो समझ रहे हैं, जो आपको सर्विसेज देते हैं, वो सारे काम ये करते हैं इंडोनेशियन भी। मैं भी एक होटल में काम करता रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे साथ भी लास्ट ईयर बहुत सारी इंडोनेशियन लड़कियां और लड़के वो काम करते थे। एज आ वो थे, बहरे थे ना, अंदर क्या लें, बहरे ही कहते हैं उनको मेरे ख्याल में, जो भी कि वो अंदर से जो ऑर्डर्स लेके आते हैं, लेके जाते हैं, बर्तन लेके आते हैं, लेके आते हैं, तो ये वाला जो स्किल होता है ये कर लें। बाकी फिर एग्रीकल्चर के वो तो उसकी स्किल की इतनी ज़रूरत नहीं है, वो तो स्किल के बगैर ही स्किल होता है एग्रीकल्चर का, तो वो फील्ड में काम करवाना होता है ना। तो बाकी कोई भी हुनर है, जैसे बेकरी का है वो आप सीख लें, लेकिन वो वाले यहाँ पे इतने प्रेफर नहीं होते, क्योंकि ये उनको जल्दी मानते नहीं हैं। यहाँ से फिर उसके ऐसी चीज़ों के जो कॉम्प्लिकेटेड कोर्सेज वो फिर यहाँ से करने पड़ते हैं दोबारा से। ठीक हो गया। ये थे जी क्वेश्चन, हाँ जी, आपके आज के जो मैंने नोट किए थे। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, ये जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो बढ़ते हैं इंशाल्लाह अनकरीब, जो आपके दूसरे सवाल आए हुए हैं, या कह लेंगे अपने क्वेश्चंस हैं, तो उन पे भी हम ज़रूर नज़र दोहराएंगे और कोशिश करेंगे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों के साथ शेयर की जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखें, भाई को तो हमें याद रखें, करना क्या, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कुछ भी करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।